नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए जो कांग्रेस में हो रहा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस में उनके अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत साहब और शशि थरूर साहब ये दोनों लोग प्रेसिडेंट के पद के प्रत्याशी हैं। अभी और लोग भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ इसी प्रक्रिया में, क्योंकि राजस्थान में अब लीडरशिप चेंज होनी है, अशोक गहलोत साहब को ये माना जा रहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उनको वहाँ की चीफ मिनिस्टरशिप नहीं रहेगी उनके पास। उसको लेके काफ़ी कुछ गतिविधियाँ कल तेज थी। मैं इसके बारे में और डिटेल करूँ उससे पहले मैं वहाँ के थोड़े ग्राउंड रियलिटीज़ से आपको रूबरू करा दूँ। 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ पे राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। कांग्रेस ने 100 सीटें जीती और उसको वोट परसेंटेज था 39.3%। बीजेपी ने 73 सीट्स जीती और उनका वोट परसेंटेज था 38.8। 0.5% कम था, लेकिन सीटें 27 कम थी। उसके बाद अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने। हालांकि जिस समय 2018 का इलेक्शन हुआ था उस समय सचिन पायलट साहब राजस्थान राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सचिन पायलट साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अशोक गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर बने और फिर सरकार चलने लगी। इस बीच अलग तरह की बातें आती थी। सचिन पायलट को ये लगता था कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, क्योंकि वो जब अध्यक्ष थे तब कांग्रेस के विधानसभा में जीत हुई थी, इत्यादि इत्यादि। और ये चीज़ें जोर मारने लगी। जिस बीजेपी के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो ये देखती रहती है कि कब किसी के घर में कोई झगड़ा हो तो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश ऑन किया जाए। आप सबको याद दिला दूं कि 2020 में, अगर आपको याद हो, करीब 18 एमएलएस को लेके सचिन पायलट साहब जयपुर से निकल आए और हरियाणा में वो आके उन्होंने डेरा डाला दिल्ली बॉर्डर पे, और वहाँ पे हरियाणा पुलिस उनको प्रोटेक्ट करने लगी। वो किसी से, अपने राजस्थान के किसी एमएलए या किसी से मिलना भी उन्होंने में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अब वो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बीजेपी की हो गए थे। 18 एमएलए से बात नहीं बन रही थी और उसके बहुत से कारण थे। उसके एक कारण ये था कि वसुंधरा राजे के अपने रिजर्वेशंस थे सचिन पायलट को पार्टी में लेने के, इत्यादि इत्यादि। वो जो उनका जिसको कहते हैं ना, जो रिवोल्ट उन्होंने किया था, वो टाइम फिस हो गया। इन सब लोगों को वापस राजस्थान जाना पड़ा और मैं उस चीज़ को फिर से नहीं दोहरा रहा हूँ, कैसे आपस के फ़ोन के कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के लीक किए गए थे, इत्यादि इत्यादि। ये वापस जयपुर चले गए, कांग्रेस की सरकार फिर से हो गई और मामला उस समय के लिए लफा दफा हो गया। आज की तारीख में टेक्निकली कांग्रेस के 100 की जगह अब 108 एमएलएज हैं और बीजेपी के 73 की जगह 71 है। कांग्रेस के जो 108 हैं उसमें मुख्य रूप से 6 बीएसपी के एमएलएस बीएसपी के टिकट पे जीत के आए थे। वो बीएसपी के 6 एमएलएज ने अपने को मर्ज कर लिया कांग्रेस के साथ, और बीच में जो चुनाव हुए उसकी वजह से बीजेपी सीटें हारी और उपचुनाव में कांग्रेस जीती और कांग्रेस ने 2 सीटें और बढ़ा ली। तो कुल 108 सीटें इस समय कांग्रेस की विधानसभा में है, बीजेपी की 71 है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि सचिन पायलट की 2018 से 2020 तक एक अच्छी गुडविल थी, एक देश में भी उनका कांग्रेस जन के बीच में और आम जन के बीच में भी एक प्रोग्रेसिव यंग यूथ विथ न्यू आइडियाज़ की उनकी इमेज थी। लेकिन जो उन्होंने 2020 में जिस तरह से, अब उसको वो मानते नहीं हैं और कहते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की शह पे तख्ता पलट करने की कोशिश की, उससे आम कांग्रेस जन और खास करके राजस्थान के जो विधानसभा सदस्य हैं उनके बीच उनकी इमेज को बहुत धक्का लगा। एक जो न्यूट्रल भी थे, अगर बिटवीन अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो पावर स्ट्रगल था उसमें जो न्यूट्रल भी थे, उनकी इस हरकत से वो पूरी तरह से अशोक गहलोत के पाले में आ गए। एक चीज़ देखिए, ये भी समझना होगा, अशोक गहलोत बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने संगठन में बहुत अच्छे से काम किया है और जिस स्टेट का उनको इंचार्ज बनाया गया है, जब बनाया जाता था वहाँ पे वो डिलीवर करते थे। और एक बात और उनकी फेवर में है कि जो विपक्ष की वहाँ की सबसे बड़ी लीडर हैं, विपक्ष मतलब बीजेपी की जो सबसे बड़ी वोट की दृष्टि से लीडर हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी में अब 2 तरह के लीडर हैं। एक लीडर आप अमित शाह के कितने क्लोज हैं वो लीडर हैं, जैसे यूपी में केशव प्रसाद मौर्य हैं, अमित शाह के बहुत क्लोज हैं, ग्राउंड पे कितने अपनी सीट ही हार जाते हैं। उसी तरह से राजस्थान में भी
कुछ लीडर ऐसे हैं जो अमित शाह के क्लोज हैं, इसलिए वो बड़े बन गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड पे वसुंधरा राजे ही उनकी सबसे बड़ी नेता हैं। ये अशोक गहलोत ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हैं। जो नया बीजेपी का आजकल है ना कि जो हमारा विपक्षी है वो हमारा दुश्मन है, उसको सब नेस्तानबूद कर दो, उसकी वो नहीं है। ये पुराने स्कूल के हैं। इनके और वसुंधरा राजे के अच्छे संबंध हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर रहती हैं, इनको इस तरह का कोई उत्पीड़न नहीं होता है। लेकिन ये जो नया एक चला है वो उसको नहीं मानते हैं। एक बड़ी चीज़ अशोक गहलोत के बारे में ये भी कही जा सकती है कि संगठन के अलावा जब चीफ मिनिस्टर भी रहे तो कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि अब हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा। लास्ट वाला अगर आप लोगों को याद हो, एक नूपुर शर्मा ने जो सब आग उगली थी जिस तरह से नेशनल टीवी पे, उसके रिएक्शन में किस तरह की बातें होने लगी थी, और फिर एक हिंदू टेलर मास्टर दर्जी की जिस तरह से हत्या हुई थी खुलेआम, और उसको सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रचारित किया गया था एक वर्ग विशेष द्वारा, उसको तुरंत उन्होंने उस पर कंट्रोल किया और उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। 6, 8, 10 घंटे के अंदर आरोपित पकड़े गए, कॉम्पनसेशन मतलब उन्होंने करके उस मामले को पे तुरंत कार्रवाई करके। भाई देखिए, क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, मुश्किल क्या है कि क्राइम होने के बाद अगर उस पर कार्रवाई ना हो। जो बीजेपी रूल्ड कई स्टेट में देखा गया है कि एक वर्ग विशेष के अगेंस्ट कार्रवाई बहुत तेजी से होती है और दूसरे वर्ग विशेष के अगेंस्ट कार्रवाई थोड़ा धीरे धीरे होती है। उसका एक ताजा उदाहरण आपके सामने बिल्किस बानो का मामला है। वो बिल्किस बानो का मामला यह है कि वो एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, जिसकी 3 साल की बच्ची को उन आतताइयों ने दीवार से पटक के उसका सिर मार डाला, जिसकी माँ और बहन का उस महिला के सामने रेप किया, उस प्रेग्नेंट जो महिला थी उसका रेप किया और सामूहिक बलात्कार किया। ऐसे दोषियों को जिनको सरकार के सारी अदालतों से सजा मिल गई है, उनको छोड़ने का काम बीजेपी के लोकल विधायक उस कमेटी में रहते हैं जहां पे रिकमेंड किया जाता है कि इनकी सजा खत्म कर दी जाए, इनको माफी दे दी जाए। उसमें 2 बीजेपी के इलेक्टेड एमएलए रहते हैं और जब वो छूट के आते हैं तो बीजेपी के एक एमएलसी साहब कहते हैं ये बड़े संस्कारी लोग। तो मैं उस दृष्टि से इस बात को कर रहा था। हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया है अशोक गहलोत ने, वो जो बाकी वो कैसे भी हों। क्योंकि एक चीज़ और है, इन्होंने देखिए अशोक गहलोत तो चीफ मिनिस्टर थे ही, चला ही रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस में प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात आई तो इनकी तरफ से प्रपोजल कभी नहीं किया कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ना चाहता हूं या प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। ये बार बार आ रहा है कि ये जो घटना है और ये जो प्रपोजल है, ऐसा बताया गया कि ये सोनिया गांधी की तरफ से इनसे कहा गया कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ जाइए। ये इस पर कोई कंट्रडिक्शन नहीं कि उनकी तरफ से नहीं कहा गया। अब एक चीज़ और है, ये भी आपको समझना होगा कि अभी तक जब भी हुआ है लोगों ने सिर झुका के हाई कमान के फैसले को माना है, ये आपको याद ही है। देखिए एक चीज और देखनी होगी, कांग्रेस के और अशोक गहलोत के संबंध को देखते हुए कांग्रेस ने अभी राज्यसभा के कुछ सदस्यों को नॉमिनेट किया कि भाई आप यहां से लड़िए, आप यहां से। राजस्थान से 3 नॉन राजस्थान के लोगों को, राजस्थान ने अपना कोई नहीं दिया, नॉन राजस्थान, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान से राज्यसभा में लेके आए। राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं बना। तो अगर अशोक गहलोत आपकी बातें सिर आंखों पे मान रहे हैं तो आपको भी उनकी बातें कुछ माननी ही पड़ेंगी। और सिर्फ यही नहीं किया, अशोक गहलोत ने अपनी दक्षता दिखाते हुए बीजेपी समर्थित जो बिजनेसमैन सुभाष चंद्रा जी थे उनको वहां पे शिकस्त देने का काम भी राज्यसभा के इलेक्शन में किया था। ओबीसी का बड़ा फेस है। अब इसके बाद जरा ये देखिए कि सचिन पायलट साहब जब ये सब चल रहा है कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे इत्यादि, तो वो आपको एक दिन दिखाई देते हैं कि वो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। और उस समय ऐसा हुआ क्योंकि अशोक गहलोत पहले ये कहते थे कि भाई मैं प्रेसिडेंट भी रहूंगा और अगर मैं प्रेसिडेंट भी रहूंगा, अगर मैं जीत गया, और मैं चीफ मिनिस्टर भी रहूंगा, ये उनकी इच्छा थी। अब यहां पे क्या होता है कि अभी अशोक गहलोत ने अपना नॉमिनेशन भी नहीं भरा है और कार्रवाई शुरू हो जाती है नया चीफ मिनिस्टर बनाने की, नया चीफ मिनिस्टर बनाने की। इतनी कौन सी जल्दी थी, ये कौन लोग थे, क्यों नहीं? भाई कायदे से 17 अक्टूबर को इसका चुनाव का निर्णय आएगा, तो 17 अक्टूबर तक आप क्यों नया चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं? ये जो बात है जिसको राहुल गांधी जी और शायद सोनिया गांधी जी को कुछ हद तक कह रहे हैं कि 1 पर्सन 1 पोस्ट, एक व्यक्ति एक पद की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो टेक्निकली 17 अक्टूबर को शुरू होता है ना, जब ये प्रेसिडेंट भी बन जाते, तब ये प्रेसिडेंट भी होते, चीफ मिनिस्टर भी होते। उस समय, उससे पहले क्यों? उससे पहले इस पे आप निर्णय क्यों ले रहे हैं?
अब इधर क्या हुआ कि सचिन पायलट साहब भी उठा के सारे विधायकों को फोन करने लगे। अब फोन करने का मतलब यह है कि भाई मैं आ रहा हूं, अब मैं चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूं। दूसरी तरफ से ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, और ये इस तरह की मैं नादानी बोलूंगा, नादानी कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे पहले भी हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में हैं, और अजय माकन साहब जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राजस्थान है, इनको वहां भेज के सीएलपी मीटिंग कराने की कौन सी जरूरत थी? क्यों हम सीएलपी मीटिंग करा रहे थे अभी? भाई विधायक दल की बैठक आप क्यों अभी कराना चाह रहे थे? अरे अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं फाइल हुआ, आप उसको जबरदस्ती जल्दी जल्दी उसको कराना चाह रहे थे। अब क्या हुआ कि 108 एमएलए में 90 या 92, 90 और 92 ने सीएलपी मीटिंग में नहीं गए। सीएलपी मीटिंग कल संडे को शेड्यूल थी, जिसमें खड़गे साहब और अजय माकन साहब ओवरसी करने गए थे, सुपरवाइज करने गए थे, और उन्होंने बिना इसको किए हुए जाके रिजाइन कर दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को दे दिया। अशोक गहलोत का कहना यह था कि भाई वो मंदिर गए थे जैसलमेर, उनका पास्ट ट्रेडिशन यह है कि सीएलपी की मीटिंग होती है और उसके बाद हाई कमान को ऑथराइज कर दिया जाता है कि आप जिसका नाम चाहिए उसका नाम वो कर दीजिए। और यही हाई कमान चाहते भी थे। चाहते ये थे कि खड़गे साहब और अजय माकन की मौजूदगी में सीएलपी एक लाइन का प्रस्ताव पास करे कि हम इसके लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को ऑथराइज करते हैं कि वो जिसको चाहें उसको यहाँ का लीडर बना दें। अब एक चीज और समझ लीजिए, सचिन पायलट साहब प्रियंका गांधी के बहुत क्लोज हैं। ये प्रियंका गांधी जी ने, अगर आपको याद हो, पंजाब में जो काम किया था उस समय नवजोत सिंह सिद्धू साहब उनके बहुत क्लोज थे, और नवजोत सिंह सिद्धू साहब की क्लोजनेस की वजह से जो उनको अध्यक्ष बनाना और क्या क्या हुआ, उसमें कांग्रेस ने पंजाब में क्या कीमत चुकाई है, क्योंकि प्रियंका गांधी की वो चॉइस थे, और उसके बाद किसी ने उस पर बात भी नहीं की है, वो एक सोचने वाली बात है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ट्रेडिशन है, ये लोकतांत्रिक है कि विधानमंडल दल के बैठक में विधानमंडल दल के लोग तय करें ना कि हमारा लीडर कौन होगा। ये एक लाइन का रेजोल्यूशन क्या कि हाईकमान कर, ये अलोकतांत्रिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक अच्छी परंपरा है मेरे हिसाब से। अब बात आती है कि बीजेपी क्या बोलेगी। बीजेपी अभी तक परेशान थी कि ये गांधी फैमिली से प्रेसिडेंट, गांधी फैमिली से प्रेसिडेंट। अभी हो गया गांधी फैमिली से प्रेसिडेंट नहीं, तो क्यों प्रेसिडेंट नहीं? अभी तक परेशान थी कि वो बाहर विदेश चले जाते हैं, अब परेशान है कि वो क्यों चल रहे हैं, अब परेशान है कि वो क्यों इन स्टेट से चल रहे हैं, इन स्टेट में क्यों नहीं जा रहे हैं। बीजेपी अपने यहाँ के लिए नहीं परेशान है, लेकिन एक चीज तय है, ये बताइए, ये कल भी हम लोगों ने ये बात की थी, क्या जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका कद, उनकी हैसियत, उनका दबदबा, अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो जाते हैं या शशि थरूर हो जाते हैं, कोई भी, उतना उनका कंट्रोल रहेगा पार्टी पे कि वो किसी के हाथ की कठपुतली है। कहा जाता है कि ये गांधी फैमिली के हिसाब से, गांधी फैमिली के हिसाब से, लेकिन दोनों को अब कंपेयर कर लीजिएगा। जेपी नड्डा की ताकत ज्यादा रहेगी, बीजेपी रहती है बीजेपी में, या कांग्रेस प्रेसिडेंट जो भी होता है उसकी ताकत ज्यादा रहेगी, इसका निर्णय आप कर लीजिएगा। अब अशोक गहलोत, क्योंकि उनके पास अब कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद आ रहा है, और अगर वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं तो नेचुरली 2024 का इलेक्शन ही उनको डिसाइड करेगा कि वो कहां खड़े हैं, और उसके लिए वो चाहेंगे कि कम से कम एक स्टेट राजस्थान उनकी कमांड पे रहे, और वो कमांड शायद सचिन पायलट उनका विश्वास नहीं जीत पाए हैं। और बीच में 2020 में जिस तरह से वो पार्टी छोड़ के जाने का काम किए थे, वो ना केवल उनका बल्कि बाकी लोगों का भी विश्वास ने, अब लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। तो ऐसे में अगर अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि उनका कोई ज़्यादा विश्वास पात्र वहाँ का चीफ मिनिस्टर बने, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ऐसी गलत बात है। इसी के साथ साथ एक बात और कर दें कि नीतीश जी की तरफ से बिल्कुल साफ इंडिकेशन आया है। कल सिरसा में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे एक रैली थी, जिसमें कांग्रेस को छोड़ के बाकी सारे ऑपोजिशंस को बुलाया गया था, कांग्रेस को नहीं बुलाया गया था। उसमें नीतीश जी गए थे, तेजस्वी यादव गए थे, शरद पवार गए थे, प्रकाश सिंह बादल गए थे, सीताराम येचुरी गए थे, सब लोग गए थे, लेकिन कांग्रेस को नहीं बुलाया गया था। लेकिन शाम को नीतीश जी और वहाँ से लालू जी आए बिहार से, दोनों लोगों ने जाके सोनिया गांधी से मुलाकात की। लेकिन उसके पहले नीतीश ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम सबको एक होना है, और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विपक्ष को एक होने में कांग्रेस के बिना वो विपक्ष एक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये थर्ड फ्रंट की बात नहीं, ये महागठबंधन की है। उन्होंने कहा हमारा मॉडल जैसे बिहार में है कि केवल बीजेपी विपक्ष में है, बाकी सारी पार्टीज एक जगह हैं, 7 पार्टियों का गठबंधन है, उसी तरह का एक कोई ब्रॉड बेस्ड गठबंधन
देश में भी चाहिए 2024 में, जिससे वो बीजेपी को रोक सकें। चलते चलते मैं ये बात इसलिए कह दे रहा हूँ, इस पर पूरा एपिसोड करना चाहिए था, लेकिन हम सब दुखी हैं, मन दुखी है, क्योंकि अंकिता भंडारी उत्तराखंड में जिस बच्ची का जिस तरह से हत्या होती है और जिस तरह से ट्रीट किया गया है उस पूरे इंसिडेंट को, वो किसी के लिए भी दुख की बात है। लेकिन एक प्रश्न ज़रूर अपने मन में रखिएगा, ये जब भी इस तरह की बात होती है, खास करके लड़कियों की, नारी की, इस तरह की, वहाँ बीजेपी ही का लीडर क्यों रहता है? क्यों बीजेपी का लीडर रहता है वहाँ हर जगह? ये ज़रा सोचने वाली बात होगी, क्योंकि इस तरह की जो बात हुई है ये बहुत ही निर्मम है, बहुत ही वो है। एक यंग बच्ची जिसको शायद पहली तनख्वाह भी अभी नहीं मिली थी, उसके साथ ऐसा हो जाना हम सबके लिए बहुत पीड़ादायक है। थैंक यू सो मच।